Hello students, how are you? I hope you all are fine. And today we are going to have the chapter 4 of history. We are going to start what books and burials tell us. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने. वी स्टडीड अबाउट द 3 टॉपिक्स अबाउट अर्ली मैन, अबाउट हंटर गैदरर्स, और उसके बाद हमने पढ़ा हाउ द अर्ली मैन बिकेम फार्मर्स, हाउ दे इन्वेंटेड, हाउ दे डिस्कवर्ड टूल्स. और उसके बाद हमने पढ़ा इन द अर्लीस्ट सिटीज़ की सिटीज़ का इमर्जेंस कैसे हुआ. वी टॉक्ड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वहाँ के ग्रुप्स कहते थे, वहाँ का कंस्ट्रक्शन कैसा था, बिल्डिंग्स कैसी, हाउसेस का कंस्ट्रक्शन कैसा होता था, ये सब हमने पढ़ा. इंडस वैली पीपल कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, उसके बारे में बात करी. फिर हम अब आ रहे हैं व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस. तो हमें ये सब चीज़ें जो हमको पता चला, ये सब हमको जो पास्ट के बारे में पता चला, ये कैसे पता चला. ना यू विल बी थिंकिंग कि हमको, क्योंकि अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है. We come to know about those things with the help of some remains which are being found by the archaeologists, जो कि remains archaeologists ने ढूंढे, डिस्कवर करे, उनसे हमें उस पीरियड के बारे में पता चलता है. तो ऐसे ही हम जब बात करते हैं व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे रिमेन्स हैं, उसमें हमारे पास टूल्स, रिमेन्स ऑफ टूल्स है, रिमेन्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, रिमेन्स ऑफ पॉटरी है, रिमेन्स ऑफ क्लोथ पीसेस हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली जिससे पास्ट के बारे में पता चलता है. अब पास्ट की स्टडी करने के लिए some things are been written, some things had been written in the books, and burials were also the you can say the witnesses or the proofs of that period कि उस टाइम का कैसा कल्चर था. और बुक्स तो आप समझ ही गए होंगे, बुक्स का मतलब रिटन रिकॉर्ड्स. और बरियल्स क्या होते हैं? बरियल्स द बरियल्स ऑफ द डेड पीपल, हाउ दे यूज टू बरी, वेदर दे वर क्रिमेटेड और दे यूज टू बरीड. सो बरी मीन्स उनको बरी करना या उनका लास्ट रिचुअल्स करना. तो दिस वे वी कैन स्टडी अबाउट द पीरियड, वी कैन नो अबाउट द पीरियड. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे कि व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस. हमें बुक्स और बरियल्स कैसे पास्ट के बारे में बताता है, कैसे ये हमें हेल्पफुल है उस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स मीनिंग व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस. तो अब हम इसमें जब शुरू करेंगे तो व्हाट इट सेज इन द बिगनिंग. टिल नाउ यू हैव स्टडीड हाउ द अर्ली मैन हु वाज अ वॉन्डरर. जैसा मैंने अभी आपको बताया, अभी तक आपको ये पता था कि अर्ली मैन वॉन्डरर था एंड ही स्टार्टेड सेटल लाइफ एंड अर्लीस्ट सिटीज़ फॉर्म्ड. हमने यही पढ़ा अभी प्रीवियस चैप्टर्स में. एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, और वो क्यों, वाई डिड ही रोम हेयर एंड देयर, क्यों वो इधर उधर घूमता रहता था? क्योंकि ही शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फॉडर, फूड उसके लिए और फॉडर फॉर हिज एनिमल्स, एनिमल फूड. सो फॉडर एंड अदर रिसोर्सेज, और उसके साथ साथ कुछ और रिसोर्सेज भी थी जैसे वाटर है, फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, प्लांट्स हैं, एडिबल प्लांट्स हैं. तो जब वो ख़त्म हो जाते थे देन दे हैड टू चेंज द प्लेस, दे हैड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस माइग्रेशन इज़ द आर्यंस. अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो इसके एग्जाम्पल, हमको बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन का हम अगर पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा आर्यंस के बारे में. अब आर्यंस के बारे में क्या मिलेगा हमको, आर्यंस क्यों इधर उधर घूमे, क्यों वो माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह पे. तो अब हम उसको देखें.
But there are many sources available of वैदिक सिविलाइजेशन. हमारे पास बहुत सारी ऐसी सोर्सेज हैं जिससे हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द वेदास. वेदास हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं. अंडरलाइन करेंगे कि वेदास आर द रिटन रिकॉर्ड्स फ्रॉम विच वी गेट टू नो अबाउट द आर्यंस. और आर्यंस के बारे में जब हम वेदास, तो इसको आप अंडर कर लेंगे, अंडरलाइन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन इज़ द आर्यंस. फिर है और देयर आर मेनी सोर्सेज अवेलेबल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द वेदास. वेदास हमें बताते हैं कि आर्यंस कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द वैदिक लिटरेचर एंड द बरियल्स. इस चैप्टर में हम वैदिक लिटरेचर के बारे में और बरियल्स के बारे में पढ़ेंगे. बरियल्स मीन्स द लास्ट रिचुअल्स ऑफ द डेड पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम. तो आइए, द कमिंग ऑफ इंडो आर्यंस. तो इंडो आर्यंस को हम आगे करते हैं. इंडो आर्यंस को हम देखते हैं. द कमिंग ऑफ इंडो आर्यंस. इंडो आर्यंस कैसे हमारे देश में आए. द आर्यंस ओरिजिनली लिव्ड इन सेंट्रल एशिया. आर्यंस बेसिकली कहाँ पे रहते थे ओरिजिनली. दे यूज्ड टू लिव इन द सेंट्रल एशिया. अंडरलाइन करेंगे. एंड द रीजन अराउंड द कैस्पियन सी. और कैस्पियन सी के रीजन्स जो थे उसके आसपास के इलाके उसमें रहते थे. और ये क्यों यहाँ पर आए. फोर्स्ड बाय शॉर्टेज ऑफ फूड. उस जगह पर, उस एरिया में जब खाने की कमी हो गई, फूड की शॉर्टेज हो गई एंड फॉडर, दोनों ही चीज़ हो गई. दे लेफ्ट देयर ओरिजिनल होम. उन्होंने अपना ओरिजिनल होम छोड़ दिया. सम ऑफ देम वेंट टू यूरोप. उनमें से कुछ यूरोप में चले गए. वाइल अदर्स केम टू इंडिया. और उसमें से कुछ इंडिया में आ गए. थ्रू द पासेज ऑफ हिंदू कुश. और ये किस जगह से है हिंदू कुश पासेज, ये आपको अभी मैं मैप में शो करूँगी. अराउंड 1500 BC. 1500 BC. Those who came to India came to be known as Indo-Aryans. जो इंडिया में आए वो क्या कहलाए. Indo-Aryans. The Aryans first settled in पंजाब. और ये लोग सबसे पहले कहाँ आकर सेटल हुए. पंजाब में. The civilization developed during this age came to be known as वैदिक civilization. और अगर हम civilization की बात करें तो जो इस पीरियड की जो civilization थी वो क्या कहलाई, जो डेवलप हुई वो कहलाई वैदिक civilization. अंडरलाइन करेंगे. Before we proceed to discuss the Vedic civilization, it will be useful for us to have some idea about its sources, the Vedic literature. इससे पहले कि हम इसके बारे में वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इसको जानने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज है. पहले आप लोग ये मैप देखिए कि हिंदू कुश आपको दिख रहा है. यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस होल एरिया वाज द हिंदू कुश पासेस. दीज आर द पासेस ऑफ हिंदू कुश, जिस रास्ते से ये इंडिया में आए. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. यहाँ पे ये पूरा एरिया हिंदू कुश पासेस है और ये लोग इस साइड से इंडिया में घुसे. ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे वैदिक लिटरेचर पे. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इस रास्ते से ये इंडिया में आए. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. तो नेक्स्ट हम देखते हैं द वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से ही हमको इस पीरियड के बारे में पता चलता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन आर द वेदास. सबसे ज़्यादा जो हमको पता चलता है वैदिक पीरियड के बारे में, ये पता चलता है हमको वेदास के थ्रू. ठीक है, तो आप यहाँ अंडरलाइन करेंगे वेदास. और वेदा मीन्स नॉलेज. वेदा का मतलब क्या है, नॉलेज. इसको आप अंडरलाइन करेंगे. वेदा मीन्स नॉलेज. द वेदास आर नीदर एनी इंडिविजुअल रिलीजियस बुक. वेदास किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड रिलीजियस बुक नहीं है. नॉट अ कलेक्शन ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ बुक्स. और ना ही ये कि डेफिनेट नंबर ऑफ बुक्स है विच इज़ कंपाइल्ड एट पर्टिकुलर टाइम. किसी एक टाइम पे ये इनको नहीं लिखा गया. द वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन इन द कोर्स ऑफ मेनी सेंचुरीज. वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें
तो ये बहुत सारी सेंचुरीज इसको लगी हैं इसको ग्रो करने में, इसको क्रिएट करने में, एंड हैंडेड ओवर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। और इससे पहले कि इसको कंपाइल किया गया एज इन द फॉर्म ऑफ बुक, इससे पहले ये हैंडेड ओवर हुई जनरेशन टू जनरेशन ओरली बाय माउथ, मीन्स ओनली बाय वर्ड ऑफ माउथ, बोल कर। पढ़ना तो उस समय लोगों को आता ही नहीं था, तो दैट वॉज नॉट अ टाइम व्हेन पीपल कुड रीड, सो दे वर टोल्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे आज आप लोग को आपके जो एल्डर्स हैं, दे टेल यू सम स्टोरीज, दे टेल यू सम इंसिडेंट्स विच हैपन इन द पास्ट, तो आपको वो स्टोरी फॉर्म में। तो ऐसे ही वेदास भी पहले बाय द वर्ड ऑफ माउथ ही, मीन्स वर्बली ही लोगों को एक दूसरे को कन्वे किए जाते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन विद द चेंज ऑफ टाइम इट केम टू बिकम अ लिटरेरी क्रिएशन after so many centuries. It consists of 3 successive classes of literary creations. इसमें 3 successive classes of literary creations हैं. Some of these exist, कुछ इसमें से आज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट मैनी हैव बीन कम्प्लीटली लॉस्ट फॉर एवर। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें से बिल्कुल खो चुकी हैं, बिल्कुल डिसअपीयर हो चुकी हैं या डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अब हम आगे चलेंगे वेदास पे हम चले। अ कलेक्शन ऑफ हिम्स प्रेयर्स, हम फिर से देखेंगे। अ कलेक्शन ऑफ हिम्स प्रेयर्स चार्म्स, आप लोग अंडरलाइन करते जाइए। अ कलेक्शन ऑफ हिम्स, होली सॉन्ग्स, प्रेयर्स, चार्म्स, Iftians and sacrificial formulae. There are 4 Vedas. On the basis of all these hymns, prayers, charms, and other sacrificial formulas, the Vedas are divided into 4. And the first name of first Veda is Rig Veda. Underline kar lo ise. It is the first Veda. It is a collection of hymns and it is the oldest Veda. Rig Veda is the oldest Veda and it is a collection of hymns. And how many hymns are there? It has 1028 hymns. 1028 hymns. These hymns highlight the political, social, economic and religious condition of the Rigvedic India. और ये जो ऋग वेदा था, ये उस टाइम की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल कंडीशन, रिलीजियस, रिलीजन से रिलेटेड कंडीशंस हमको ऋग वैदिक पीरियड के टाइम की बताते हैं। और अब हम चलेंगे सामवेदा देखिए। The second Veda, it is a collection of songs mostly taken from Rig Veda. ये जो सामवेदा है ये सॉन्ग्स का कलेक्शन है जो कि मोस्टली ऋग वेदा से लिए गए हैं। थर्ड इज़ यजुर्वेदा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल फार्मूला, जिसमें सेक्रीफाइसेस जो ये लोग एनिमल सेक्रीफाइसेस करते थे वैदिक पीरियड के लोग, इट इज़ मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दोज फार्मूलाज, सेक्रीफिशियल फार्मूलाज। एंड फोर्थ इज़ द अथर्ववेदा. अथर्ववेदा is a collection of spells and charms. अथर्ववेदा एक कलेक्शन है spells and charms. Charms a study of जैसे कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, means this type of things they used to do. A study of Atharvaveda reveals that with the passage of time the Aryans discarded nature worship. और अगर हम अथर्ववेदा की स्टडी करें तो उससे पता चलता है, ये रिवील करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, द आर्यंस ने नेचर वर्शिप को डिस्कार्ड कर लिया। अर्लियर दे वर नेचर वर्शिपर्स, बट विद द चेंज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, दे चेंज दिस डिस्कार्डेड नेचर वर्शिप एंड डेवलप द
वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स सोल्स। अब ये लोग स्पिरिट्स को वर्शिप किया करते थे। द वेदास फॉर्म द अर्लीस्ट सेगमेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। अब वेदास को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द अर्लीस्ट सेगमेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। एंड अमंग्स द वेदास ऋग वेदा इज़ द ओल्डेस्ट। अंडरलाइन विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, इट इज़ ऋग वेदा। ठीक है, तो ऋग वेदा इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। अब है द ब्राह्मण्स सेकेंड थिंग जो इस पीरियड की वैदिक लिटरेचर के टाइम की, उसके बारे में हम जानेंगे। ब्राह्मण्स, दीज आर प्रोज टेक्स्ट। ब्राह्मणस में इसको कहा जाता था, ये वैदिक पीरियड के प्रोज टेक्स्ट थे। ये तो हमने हिम्स कलेक्शन पढ़े जो हमारे 4 वेदास थे, लेकिन ये ब्राह्मणस जो थे ये प्रोज टेक्स्ट थे। ये पोइट्री नहीं थे, ना ही ये सॉन्ग्स थे। दीज वर द स्टोरीज विच कंटेन डिटेल्स अबाउट द मीनिंग ऑफ वैदिक हिम्स। इसमें वैदिक हिम्स के मीनिंग बताए गए थे, देयर एप्लीकेशन, हाउ कुड दे बी अप्लाइड, स्टोरीज ऑफ देयर ओरिजिन, उनकी ओरिजिनेशन की स्टोरीज़ और इस तरह की बातें ब्राह्मणास में बताई गई। इन अ वे दीज कंटेन, अगर हम कहें इन अ वे, ये जो ब्राह्मणास थे इसमें क्या था, इट वॉज अ डिटेल अबाउट रिचुअल्स एंड फिलॉसफीज ऑफ दैट पीरियड। उस समय की रिचुअल्स और फिलॉसफीज, दर्शन शास्त्र, उस समय के दर्शन और उस समय की रिचुअल्स में जो भी उनके कर्म कांड थे, जो भी उनका वे ऑफ वर्शिपिंग था, उसके डिटेल्स इन ब्राह्मणस में हमको पढ़ने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वन। तो थर्ड वन क्या है, द आर्यकास एंड उपनिषद्स। आर्यकास एंड उपनिषद्स में अगर हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये क्या थे, दी कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ ब्राह्मणास। जो कंक्लूडिंग पोर्शन होता था ब्राह्मणास का, वो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाए, आर्यकास। दे डील विद फिलॉसफी एंड मिस्टिसिज्म मीन्स जो चीज़ें मिस्टिक थी, जो सीक्रेट्स थे, जो ऐसे सीक्रेट्स थे जो किसी को पता नहीं थे, और उसके साथ फिलॉसफी, जो मिस्ट्रीज थी, मिस्ट्री रह गई जो उनके बारे में थी, ये डील करते थे, और फिलॉसफी दर्शन से। द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद। अब हम आते हैं आर्यकास के बारे में पढ़ा, अब उपनिषद्स पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, उपनिषद्स। उपनिषद्स का लिटरल मीनिंग क्या है, सिट डाउन नियर समवन, कि किसी के पास बैठकर आप कुछ सुनो। इट डिनोट्स pupils means शिष्य, sitting near his guru or teacher for the purpose of confidential communication of the secret doctrine। कि उपनिषद का क्या मतलब था कि एक शिष्य अपने गुरु या टीचर के पास बैठे, किस पर्पस के लिए, फॉर अ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन और ऑफ द सीक्रेट डॉक्ट्राइन, जो भी सीक्रेट डॉक्ट्राइन्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको जानने के लिए उनकी जो कम्युनिकेशन है दैट हैड टू बी वेरी मच सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल, किसी और को नहीं बताना, मीन्स इट हैड टू रिमेन विद द स्टूडेंट और पीपल, शिष्य तक ही वो इंफॉर्मेशन रखी जाए। दिस वॉज द एम ऑफ उपनिषद। सो इट वॉज डिफरेंट, मीन्स देयर वर डिफरेंट वेज द पीपल they created a society, they created a religious atmosphere during that period। अब हम आते हैं नेक्स्ट, द सोशल कंडीशंस। अब सोशल कंडीशंस कैसी थी, अब उसको हम पढ़ेंगे। सोशल कंडीशंस कैसी थी, आइए हम देखें। सोशल कंडीशंस, द विलेज। सबसे पहले हम अगर उसमें देखेंगे तो हमको पता चलेगा विलेज। द आर्यंस लिव्ड इन वेल प्लान्ड विलेज। आर्यंस वेल प्लान्ड विलेजेस में रहते थे। अ विलेज कंसिस्टेड ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज। विलेज में नंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज रहते थे। द विलेज वॉज कॉल्ड अ ग्राम। आज भी ग्राम ही कहते हैं ना हम लोग, तो उस टाइम पे भी उसे क्या कहा जाता था, ग्राम। मोस्ट ऑफ द विलेजेस वर रेक्टेंगुलर इन शेप। ज़्यादातर विलेज किस शेप में होते थे, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे।
देयर वर यूजुअली अ स्टॉकेड अराउंड द विलेज, और विलेज के चारों तरफ एक स्टॉकेड होता था, एक वॉल होती थी। देयर वॉज वन मेन एंट्रेंस, और हर विलेज के बाहर एक वन मेन एंट्रेंस गेट होता था। इट हैड वेल लेड आउट स्ट्रीट्स, यहाँ पे वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स होती थी। द हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड इन अ systematic way. These houses were made of wood, bamboo, straw, and reeds. These were in fact thatched huts tied together by ropes, bars, and pegs. So these were means कच्चे houses होते थे, है ना? The king interfered very little in a village life. King बहुत कम village life में interfere किया करता था, उसका कोई interference नहीं होता था. Every village had what we today call लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. हर विलेज की आज जैसे आज हमारे विलेजेस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, ऐसे ही उस समय भी होती थी. व्हाट एंड ऑफ समथिंग सिमिलर टू, या इसके जैसे ही कुछ होता था. अ ग्रुप ऑफ विलेजेस वॉज कॉल्ड द विश. इसको आप अंडरलाइन करेंगे. विश किसे कहते थे? ग्रुप ऑफ विलेजेस वॉज कॉल्ड विश. बहुत सारे विलेजेस के ग्रुप को विश कहा जाता था. और द विलेज कम्युनिटी वॉज मेड ऑफ फैमिलीज. विलेज कम्युनिटी किससे बनती थी? वहाँ के रहने वाले फैमिलीज थे. द आर्यंस attached great importance to family as a unit in social organizations. आर्यंस ने विलेज में मीन्स फैमिली को एक इम्पॉर्टेंट यूनिटी के तौर पे माना, जो कि कम्युनिटी को बनाती थी. द आर्यन एंड द फैमिली एंड द स्टेटस ऑफ women. अब वहाँ पे women का स्टेटस कैसा होता था ड्यूरिंग दैट पीरियड. अगर हम बात करें कि उस पीरियड में विमेन का स्टेटस कैसा होता था, तो लेट अस सी. द फैमिली वाज द प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी. फैमिली प्राइमरी यूनिट होती थी. ऑब्वियसली देयर वाज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. उस टाइम पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था ज़्यादातर. ऑफन 3 जनरेशन लिव टुगेदर. ज़्यादातर 3 जनरेशन एक साथ रहती थी. द फादर, द ग्रैंड फादर एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन. द एल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. जो एल्डेस्ट मेल फैमिली मेंबर होता था वो हेड होता था, और उसको क्या कहा जाता था? ही वॉज कॉल्ड गृहपति. उसे गृहपति कहा जाता था. ही हैड फुल अथॉरिटी ओवर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. इट वॉज ऑल्सो हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर द फैमिली मेंबर्स. उसकी ड्यूटी होती थी कि वो सब फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखे. दस इट वॉज it was known a patricial system of family. It was called a patricial system of family. Underline कर लो. A system in which the male head held the final authority. These type of things they may come as mid of the chapter question. Underline करेंगे. तो इसमें पेट्रिशियल सिस्टम होता था. अ सिस्टम जहाँ पे मेल हेड जो फैमिली का होता था, ही हैड द फाइनल अथॉरिटी. दिस डज नॉट मीन दैट वीमेन हैड नो स्टेटस इन द फैमिली. इसका ये मतलब नहीं था कि वीमेन का कोई स्टेटस नहीं था. दे ऑक्यूपाइड एन ऑनरेबल प्लेस. वेमेन का भी ऑनरेबल प्लेस था, एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्लेस था फैमिली में. द प्रेजेंस ऑफ वेमेन was very much you can say it was very much honored. The presence of women was essential इन ऑल द सेरेमनीज़. जैसे आज आप कोई भी रिलीजियस सेरेमनी देखते हैं, उसमें मेल एंड फीमेल बोथ हैव द इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दोज सेरेमनी. सेम वे इन दैट पीरियड द प्लेस ऑफ women was very much important, and she was an essential part in all ceremonies. They were given the opportunities to get education. उनको एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी थी. They could get. Women composed ऋग्वेदिक hymns. women ने ऋग्वेदिक hymns भी लिखे, भजन भी लिखे. Even women had also the right to choose husband. women को right था, they could choose their husbands. हम जैसे कि उस पीरियड में देखते हैं स्वयंवर जैसे राम जी का स्वयंवर हुआ और पांडवास का स्वयंवर हुआ. तो those were the people who were from the Vedic period, and they enjoyed these swayambars during that time. Often swayambars were
ऑर्गेनाइज, और इस पीरियड में स्वयंवर, ज़्यादातर स्वयंवर ऑर्गेनाइज किए जाते थे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डिवीज़न कैसा था, तो इसको हम करें, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस। द क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम शुरू हो चुका था वैदिक पीरियड से ही। अब आप यहाँ से शुरू कर दीजिए कि आप जान लीजिए कि इस पीरियड में, वैदिक पीरियड में ही, जो आज हम क्लास या कास्ट अपनी सोसाइटी में देखते हैं, डिवीज़न देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, ये डिवीज़न कितने टाइम पहले ही, इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन ही ये स्टार्ट हो चुका था। एंड दैट डिवीज़न वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ वर्क्स डन बाय द पीपल। चलिए हम पढ़ते हैं। Society was divided into 4 classes. The name Brahmins, Kshatriyas, Vaishya and Shudra. They were in a occupational group of people. जैसा मैंने आपको बताया कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे द ऑक्यूपेशंस ऑफ दीज क्लासेस वर एज अंडर। ब्राह्मण्स क्या करते थे? दे लर्न द वेदास एंड परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज। ये वेदास पढ़ की स्टडी करते थे और रिलीजियस सेरेमनीज करते थे। एंड टॉट द पीपल, और लोगों को भी पढ़ाते थे अबाउट द वेदास। सेकेंड था क्षत्रियस, द वॉरियर क्लास, द रूलिंग एंड द वॉरियर क्लास, जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टू गवर्न एंड डिफेंड देयर लैंड, अपनी लैंड को डिफेंड करना, दुश्मनों से बचाना और गवर्न करना उस एरिया में। थर्ड था वैश्यस। वैश्य फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर, ये आप कह सकते हैं ट्रेडर्स होते थे, या द पीपल हु वर बिजी इन ट्रेडिंग एंड अदर यू कैन से अदर एरियाज रिलेटेड टू मनी। सो ये लोग होते थे वैश्यस, बिजनेसमैन। दे यूज टू बी देयर मेन ऑक्यूपेशंस वर एग्रीकल्चर, कैटल rearing and trade. These were the trading class. अब आया लास्ट, the Shudras. Shudras were the class who were made their living by doing manual and other unskilled jobs. जो मैनुअल काम करते थे, जो लोगों के लिए काम करते थे, मैनुअल मीन्स मैनुअली जो काम करते थे। एंड देयर वर्क वाज द मीनियल जॉब ऑफ द सोसाइटी। वो जो सोसाइटी के सबसे मीनियल, सबसे निचले दर्जे के काम करते थे, इसीलिए उनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था, और या वो अदर 3 क्लासेस को सर्व करते थे। तो दिस वे दीज सेक्शंस, दीज डिविजन्स, दीज क्लासेस और कास्ट वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क। तो अब टुडे वी आर डूइंग दिस मच, और आज के लिए इतना ही। और अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। यू हैव टू डू सम मिड ऑफ द चैप्टर वर्ड्स, कीवर्ड्स यू हैव टू डू इन योर प्रैक्टिस कॉपी। तो उन वर्ड्स में आप लिखेंगे वेदास की डेफिनेशन, व्हाट आर वेदास, गृहपति एंड विश। सो एंड हाउ many this groups were there, divided on the basis of class. So how many groups were there, you have to write. That's all for today. Thank you and have a nice day.